जब इसने ये साबित कर दिया कि सीधे टेक ऑफ और लैंडिंग की जा सकती है, तो 1959 में X-14 को नासा के पास भेज दिया गया, जहां इसकी मदद से अपोलो एस्ट्रोनॉट्स को इतिहास के सबसे बड़े इंजीनियरिंग चैलेंज से जीतने के लिए ट्रेन किया गया, यानी चांद पर लैंड करना। ये बात मेरे लिए बहुत खास है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग यहां बैठकर ये प्लेन चला चुके हैं। ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में आएगा। अपने वक्त के हिसाब से X-14 बेमिसाल था। दुनिया में इसके जैसा कोई प्लेन नहीं था। बाद में बनने वाले हर प्लेन की खोज इसी की वजह से हुई। उन्होंने X-14 में ये खोज की और हैरियर में इसे और बेहतर बना दिया और इसे F-35 में और आगे ले गए। पर सच तो यही है कि इसकी शुरुआत X-14 से हुई थी। F-35B के लिए इंजीनियर्स ने X-14 के पार्ट्स और हिस्से लिए और उन्हें जंग के मॉडर्न तरीकों के हिसाब से बदला है। टेक्सास की F-35 फैक्ट्री में चीफ टेस्ट पायलट एलन नॉर्मन इस अपग्रेडेड थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम को आजमा रहे हैं। जब भी मैं इस एयरप्लेन में बैठता हूं, मुझे पता है आपको ये मजाक लगेगा, लेकिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतने मजे कर रहा हूं। इस एयरप्लेन में जो सबसे आसान बात है, वही दूसरे एयरप्लेन में सबसे मुश्किल बात होती है, और वो है इस एयरप्लेन को हवा में तैरने की पोजीशन में लाना और इस प्लेन की हवा में तैरने की काबिलियत। अगर हमें कुछ करना है तो सिर्फ कुछ बटन्स दबाने हैं। F-35 को ये थ्रस्ट वेक्टरिंग की खूबी मिलती है इसके रोल्स रॉयस लिफ्ट फैन की मदद से। जैसे ही पायलट होवर मोड को ऑन करता है, ये बाहर आकर घूमना शुरू हो जाता है, वो भी 29,000 हॉर्स पावर के साथ। ये एक स्क्वॉश कोर्ट जितनी जगह में भरी हवा 1 सेकंड में खींच लेता है। ये ड्राइव शाफ्ट के जरिए मेन इंजन से कनेक्टेड होता है और प्लेन के सामने से नीचे की तरफ हवा की एक कॉलम छोड़ने लगता है। पीछे की तरफ एग्जॉस्ट नोजल घूमता है और थ्रस्ट जमीन की तरफ जाने लगता है। डायरेक्शनल कंट्रोल के लिए मेन इंजन से बाईपास थ्रस्ट को विंग्स के नीचे लगे आउटलेट से छोड़ा जाता है, जिस वजह से F-35B धीरे से नीचे उतरता है। लेकिन एक लगभग 20 टन के एयरक्राफ्ट को समंदर के बीच खड़े एक कैरियर पर सीधे नीचे उतारना कितना मुश्किल हो सकता है? तो अभी हमारे सामने एक शिप है और हम हवा मोड में जा रहे हैं। इंजन्स घूम गए हैं और लिफ्ट फैन अपनी पोजीशन में आ गया है और अब हम समंदर में खड़ी इस शिप की लाइन में आ गए हैं। अब हम उसके पास रुककर उस पर लैंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम धीरे से नीचे उतर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे दाईं तरफ शिप है और अब मैं तय कर चुका हूं मुझे कहां उतरना है। तो मैं सीधे डेक पर जा रहा हूं। यह आसान है। F-35B का लिफ्ट फैन सिस्टम सच में एविएशन की दुनिया का करिश्मा है। जब मैंने पहली बार F-35 को देखा तो मुझे यह लगा था कि ये क्या हो रहा है। 20 टन का प्लेन हवा में तैर रहा था, जरा सा हिल भी नहीं रहा था। सच में यकीन नहीं होता। इस टेक्नोलॉजी की वजह से F-35 आगे आने वाले कई सालों तक आसमान पर राज करेगा। लेकिन इसे आसमान में ले जाने से पहले इंजीनियर्स को एक और बड़ी मुश्किल का हल ढूंढना होगा। एक 50 फुट लंबे और 35 फुट चौड़े एयरप्लेन को ऐसा बनाना कि कोई भी रेडार सिस्टम उसे देख न पाए, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। इसके लिए गुजरे कल की खोजों से सीख लेनी जरूरी है। लगता तो है कि हम गायब थे और हमें नहीं देखा गया, और अगर देखा भी गया तो शायद उतने ही वक्त तक जितना कि हमें दिखना चाहिए था।
ये है F-35 लाइटनिंग II। ये जमीन से पूरे 15 किलोमीटर ऊपर तक उड़ सकता है। ये रेगिस्तान की गर्मी और बर्फीली ठंडी में भी काम करेगा और सीधे नीचे की तरफ सटीक जगह पर उतर सकता है। अगर F-35 को मिलिट्री के पसंदीदा हवाई हथियार से बचना है तो इंजीनियर्स को एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी जिससे आज से पहले के सभी एयरक्राफ्ट परेशान रहे हैं। यह है कि F-18 सुपर हॉर्नेट। मैं 10 साल से E और F सुपर हॉर्नेट्स उड़ा रहा हूं और मैंने 2000 घंटों की उड़ान भरी है और 3 बैटल्स में हिस्सा भी लिया है। 90 के दशक से सुपर हॉर्नेट फौज का हिस्सा है, पर इसमें एक कमी है जो आजकल की जंग में नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये बहुत एडवांस्ड हैं, लेकिन इनमें ये कमी है कि इन्हें रेडार पहचान सकते हैं और इस वजह से ये दुश्मन के इलाके में उतने आगे नहीं जा सकते जितने आगे नए एयरक्राफ्ट जा सकते हैं। एंटी एयर डिफेंसेस डेवलप होकर काफी बेहतर बन गए हैं। ऐसे में रेडार की नजर में आने से जिंदगी और मौत का फैसला हो सकता है। अगर मैं रेडार कंसोल पर बैठा हूं और एक बिना किसी सपोर्ट के F-18 सुपर हॉर्नेट को ढूंढ रहा हूं तो उसे पहचानना बहुत आसान होगा। लेकिन क्या एयरप्लेन को रेडार की नजरों से बचाने का तरीका पहले ही मौजूद है? ये पता लगाने के लिए इंजीनियर्स को गुजरे कल में हुई खोजों को देखना पड़ेगा। हम यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के नेशनल म्यूजियम में हैं। यहां रिटायर्ड पायलट मेस कारपेंटर आज तक बने सबसे खुफिया एयरक्राफ्ट में से एक के इंजीनियरिंग सीक्रेट्स पता कर रहे हैं। वाह, ये कमाल का है। कभी सोचा नहीं था मैं वापस F-117 में बैठूंगा। पिछली बार जब मैं F-117 में बैठा था तब साल 2000 चल रहा था और यह अजीब बात है और शायद तुम्हें ये मेरा घमंड लगे, पर मुझे लगता है कि मैं इसे आसानी से उड़ा सकता हूं और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। इसे कोल्ड वॉर के दौरान बनाया गया था और इसे दुश्मन के इलाके में बिना पकड़े गए घुसने के लिए डिजाइन किया था। वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने से रेडार स्ट्राइक एयरक्राफ्ट्स का दुश्मन रहा है। आजकल ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम्स रेडार को एयरक्राफ्ट को पहचानने और उस पर निशाना लगाकर अपनी मिसाइल्स को दागने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मकसद था एयरक्राफ्ट को ऐसा बनाना कि दुश्मन उसे आखिरी पल तक देख ही ना पाए, तभी इसका फायदा होगा। कैलिफोर्निया के टॉप सीक्रेट लॉकहीड मार्टिन स्कंक वर्क्स में इंजीनियर बेन रिच और उनकी टीम दुनिया का पहला छिपकर हमला करने वाला एयरक्राफ्ट बनाने का प्लान बना रहे हैं। उनके सामने प्रॉब्लम यह है कि सालों से चल रहे रेडार रिसर्च और डेवलपमेंट को मात कैसे दें। ये एक तरह का सिंपल मॉडल है जो दिखाएगा कि रेडार किस तरह काम करते हैं। ये फ्लैशलाइट मेरा रेडार ट्रांसमीटर होगा और ये मिरर एक आर्म एयरक्राफ्ट होगा। अगर मैं इस आर्म एयरक्राफ्ट पर लाइट डालूंगा तो लाइट तेजी से चमकती हुई मेरे पास वापस चली आएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अगर ये एक रेडार के पास वापस आने वाली रे होती तो मैं एयरक्राफ्ट को काफी दूर से ही आसानी से पहचान सकता था। दुनिया के ज्यादातर एयरक्राफ्ट्स के साथ ऐसा ही हो रहा है। उन्हें रेडार आसानी से पहचान लेता है, लेकिन एक स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जो दुश्मन के इलाके में घुसना चाहता है उसके लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। तो दूसरे एयरक्राफ्ट्स में जो स्मूथ एरोडायनामिक लाइंस होती हैं, उसके बजाय इंजीनियर्स चौड़े एंगुलर शेप के प्लेन्स को टेस्ट करने लगे। अब मेरे पास एक दूसरा मिरर है और फिर एक बार मैं ये लाइट मेरा रेडार है और ये मिरर F-117 जैसा है। जब मैं इस मिरर पर लाइट डालता हूं तो ये ज्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट होकर दूर चली जाती है, मेरे पास वापस नहीं आती है। और ये F-117 इस तरह काम करता है, रेडार की रेस को ये दूर भेज देता है। रेडार की एनर्जी को एयरक्राफ्ट से दूर रिफ्लेक्ट करके इंजीनियर्स प्लेन की रेडार सिग्नेचर को एक छोटे पक्षी की साइज तक सीमित रख पाए।
लेकिन F-117 को आसमान में गायब होने के लिए बेहतर इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी। F-117 की सबसे जरूरी खूबी है इसका ये शेप, जिसकी वजह से ये छुप सकता है। ये रेडार से 85% तक छुप सकता है और बाकी 15 के लिए इस पर रेडार अब्सॉर्बिंग मटेरियल लगाया जाता है ताकि रेडार इसे पकड़ ना पाए। ये रेडार अब्सॉर्बिंग मटेरियल कैसे बनता है ये अभी तक एक टॉप सीक्रेट है, लेकिन माना जाता है कि ये एक कॉम्पोजिट मटेरियल की पतली शीट से बनता है और उस पर आयरन फेराइट पेंट लगा होता है जिसमें माइक्रोस्कोपिक स्फीयर्स होते हैं। रेडार की एनर्जी पड़ने पर ये स्फीयर्स वाइब्रेट करके उस एनर्जी को गर्मी में बदल देते हैं जिसे प्लेन सोख लेता है और रिफ्लेक्शन और कम हो जाता है। लगता तो है कि हम गायब थे और हमें देखा नहीं गया है, और अगर देखा भी गया है तो शायद उतने ही वक्त के लिए जितना हमें दिखना चाहिए था, और नीचे मौजूद लोग इतनी जल्दी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से हवाई जंग का तरीका अब पूरी तरह बदल चुका है। जब 70 के दशक में F-117 को डिजाइन किया गया था तब ये एविएशन डिजाइन का एक अजूबा साबित हुआ था। कई सालों तक कोई इसका मुकाबला नहीं कर पाया था। F-35 पर काम करने वाले इंजीनियर्स ने F-117 के आइडियाज को लेकर उन्हें नए जमाने की जंग के हिसाब से बदला। F-117 में प्लेन को छुपाने की टेक्नोलॉजी और रेडार अब्सॉर्बेंट मटेरियल पहली बार इस्तेमाल हुआ था, लेकिन F-35 में इस मामले में थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी। मॉडर्न सुपर कंप्यूटर्स की मदद से इंजीनियर्स टेढ़े सरफेस से आने वाले रेडार रिटर्न्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि 1970 के दशक में इम्पॉसिबल था। इस वजह से F-35 एरोडायनामिक्स के मामले में पहले के प्लेन से काफी आगे है। 505 Mike Hotel, Roger, taxi via Delta. लेकिन टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा सुधार के बाद भी एक बात वैसी की वैसी है। F-35 में जो प्लेन को छुपाने वाली टेक्नोलॉजी है वो अब भी बेहद खुफिया है। इस जानकारी को जानने के लिए खास परमिशन होनी चाहिए और आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए। और हमें बस इतना ही पता है कि F-117 की तरह ही F-35 का शेप ही इसे छुपाने का ज्यादा काम करता है। अगर आप इस एयरक्राफ्ट को ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसके विंग का जो आगे का एज है वो एफ्ट कंट्रोल सर्विस वाली हॉरिजॉन्टल टेल के आगे के एज को बिल्कुल मैच करता है। इसे कहते हैं प्लेटफॉर्म अलाइनमेंट, और इस नई डिजाइन में उड़ने के लिए जरूरी सरफेसेस को एक ही एंगल पर रखा जाता है, जिसकी वजह से रेडार एनर्जी रिसीवर से दूर एक फिक्स डायरेक्शन में भेज दी जाती है। उसे डिफ्यूज नहीं किया जाता क्योंकि वैसे भी प्लेन पकड़ा जा सकता है। प्लेन के छुपने की इस टेक्नोलॉजी में कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है। इस एयरक्राफ्ट को बनाते वक्त शुरुआत से ही उसमें डाला जाता है। इंजीनियरिंग के इन कारनामों की वजह से F-35 आसमान में गायब हो जाता है। इस वजह से ये ज्यादा बड़े हिस्से में काम कर सकता है। तो जब मुझे ये डर नहीं होता कि कोई दूर बैठा दुश्मन मुझे देख सकता है, तो मैं अपनी मर्जी से बहुत बड़े इलाके में घूम सकता हूँ और काम कर सकता हूँ। जाहिर है ये बेमिसाल एयरप्लेन बनाने वाली टीम को खुद पर बहुत नाज होगा। जब मैं उस सारी इंजीनियरिंग और सारी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचता हूं जो F-35 को बनाने में लगी है तो मुझे बहुत हैरानी होती है। हमने इस पर जो भी काम किया और इसमें हमने जो भी चीजें लगाई, F-35 के जमाने के बाद जो कुछ भी होगा उसकी वजह से हमारे प्लेन्स उड़ाने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। जब मैं F-35 को उड़ता देखता हूं, चाहे वो जो भी वेरिएंट हो, मुझे खुद पर नाज होता है। मैंने पिछले कई सालों में इस प्रोग्राम के कई हिस्सों में काम किया है और हर बार इसे देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। इस अनोखे प्लेन ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की दुनिया को बदल डाला है। ये साउंड की स्पीड से 1.6 गुना तेज है। ये रेडार के लिए लगभग गायब रहता है और सटीक जगह पर लैंड कर सकता है। इसने अद्भुत कारनामे कर दिखाए हैं। ये पावर, हैंडलिंग, सटीक होने का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है।
इंजीनियरिंग का वो कारनामा जो सबको इम्पॉसिबल लगता था। F-35 आज तक का बनाया गया सबसे अनोखा एयरक्राफ्ट है। हम देखते हैं कि ये कितने अच्छे से उड़ता है, कितने अच्छे से अपने मिशन को पूरा करता है। ये हमारे देश को और हमारे पार्टनर्स को कई सालों तक ताकतवर बनाए रखेगा। पुराने वक्त के विशेषज्ञों के आइडिया से सीख लेकर आज उन्हें बदलकर, उन्हें बेहतर बनाकर और बहुत बड़ी मुश्किलों से जीत पाकर, जब भी मैं यहाँ फैक्ट्री में ये एयरप्लेन उड़ाता हूँ तो मुझे खुद पर बड़ा नाज होता है। जब भी मैं इन्हें किसी बेस के ऊपर उड़ते देखता हूँ तो एक प्राउड फादर जैसा महसूस करता हूँ कि मेरे बच्चे वहाँ हवा में उड़ रहे हैं। अच्छा लगता है। इंजीनियर्स ने जमाने को बदलने वाला ये प्लेन बनाया है और इसकी वजह से इम्पॉसिबल पॉसिबल हो पाया है। मैं अपोलो के जमाने में एक बच्चा था। मैं देर रात तक जागकर उन्हें चांद पर लैंड करते हुए देख रहा था। उस पल ने मेरे दिल को छू लिया और मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया। ऐसी कोई चीज देख पाना बेहद अद्भुत था। हम सब जानते थे कि वो एक चमत्कार था, एक टेक्नोलॉजिकल चमत्कार, और F-35 भी उसी तरह का प्रोग्राम है।